भी, कार्स भी, ये सब आएंगी भारत के अंदर। तो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अपना रोड कनेक्टिविटी वगैरह का, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हमको पुराने टेक्नोलॉजी वाले ही ट्रक्स और बसेस नहीं चाहिए, नई टेक्नोलॉजी वाले चाहिए। तो मुझे याद भी पड़ता है कि टाटास के कुछ लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि जो बाहर के देशों से नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है लेटेस्ट, उसमें उन्होंने देखा है कि जो उनका हाईएस्ट है वो और लोएस्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, देयर इज़ अ बिग गैप। तो मैं समझता हूँ कि आइवेको के साथ में और इसके अलावा जो और उनके इटली में जो नई कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे साथ पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हैं, उससे भारत में जो है अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बहुत मदद मिलेगी। और हमारे आत्मनिर्भरता कैंपेन में ये प्रधानमंत्री जी का जो दौरा रहा है इटली का और यूरोप जी। का और यूरोपियन संघ के साथ में, हम तो समझते शशांक हैं जी, कि हम इसे बहुत मान ज़बरदस्त सकते हैं इसमें ना, तरक्की क्योंकि आएगी। हम यहाँ तकनीक की बात करें, हाईटेक तकनीक है, हम स्किल को स्केल से जोड़ने की बात करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो हिचक थी कुछ साल पहले तक, जो कहीं ना कहीं आत्मविश्वासी और डेवलप्ड देश रहे, डेवलपिंग नेशंस के साथ वो कहीं ना कहीं तकनीक को साझा करने में थोड़ा हिचकिचाते थे। भारत ने अपने आप को कई वैश्विक मंचों पर प्रूव किया अपने उस कद के जरिए, और ये हिचक अब मिटती हुई नजर आती है। हम समझते हैं कि बहुत आवश्यक भी है। अभी आपको याद होगा कि कारगिल के दौरान जीपीएस सिस्टम को ब्लैकआउट कर दिया गया था और भारत को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी अमेरिकन सिस्टम से। इसी प्रकार से जो यूरोप का सिस्टम है गैलीलियो वगैरह, उसमें भारत ने जब कहा कि हमको जो है इसमें क्या आप किस तरीके से शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो मुझे याद है कि 2 दशक पहले भारत ने को उन्होंने मना कर दिया, कह कि नहीं, हमारे कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम नहीं शेयर कर सकते। लेकिन मुझे लगता ये है कि अब इन सब चीज़ों में बहुत बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि अगर मोबिलिटी होती है तो भारत के जो लोग वहाँ जाके काम करते हैं या रहते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के लिए जो भी उनको रिफंड मिल सकता है, ताकि वो अपना पैसा वापस आ सकें और भारत वापस लौटने के लिए भारत में अपनी जो नई उनकी टेक्नोलॉजी सीखी है उसका पूरा योगदान कर सकें। तो उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बातें होती हैं हमारी कंपनीज़ के वहाँ पे यूरोप वगैरह में करने के लिए। फिनलैंड पहला देश था जिसने हमको सोशल सिक्योरिटी के लिए एक एग्रीमेंट किया था। अब बाकी देश भी उसके बाद में आगे बढ़े हैं। अब यूरोपियन संघ के साथ में जो हम ये पूरे तरीके से नए संबंध बना रहे हैं, हम समझते हैं कि इसमें जितने भी रुकावटें थी वो अब जी दूर हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपसे भी समझना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं भारत और इटली के जब संबंधों की हम बात कर रहे हैं और ख़ासतौर से लगातार जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, किस तरीके से वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा, जो मिलिट्री ऑनर है वो दिया गया, उसके बाद द्विपक्षीय जो वार्ता है वो चल रही है। क्या महत्वपूर्ण संबंध जो यहाँ से और ज़्यादा एक नए अध्याय की जो हम बात कर रहे हैं वो आपको नज़र आते हैं? देखिए, पिछले कई सालों में हमने देखा है भारत और इटली के संबंध, भारत और यूरोप के संबंधों को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़े प्रोपेलर का काम इन्होंने किया है। ग्रोथ जो हमारे भारत और यूरोप के संबंधों में ही है, उसमें इंजन्स का काम किया। हम मानते हैं कि यूरोप में हमेशा यूरोपियन पॉलिटिक्स में माना जाता है कि उसके 2 इंजन हैं, फ्रांस और जर्मनी। लेकिन भारत और यूरोप के संबंधों में ये तीसरा इंजन इटली है, जिसने न सिर्फ व्यापारिक संबंधों में, न सिर्फ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ाने में, बल्कि रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने में, और साथ ही साथ जो ओवरऑल चाहे वो तकनीक से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हो, डिफेंस पार्टनरशिप और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आगे बढ़कर जब अब बातें शुरू हो गई हैं कि हम जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं जी। इन सभी के साथ एक बहुत बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत और इटली दोनों के शीर्ष नेताओं के